हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई का रिक्रूटमेंट। तो काफ़ी टाइम से आप सभी लोग वेट कर रहे थे एसबीआई का रिक्रूटमेंट के लिए। फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 2024 में इसको बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था। और आप ये भी देख सकते हैं, सी एस शेट्टी उस टाइम पे चेयरमैन थे। वॉशिंगटन डीसी में इनको बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का इनको अवार्ड मिला। मतलब इंडिया के जितने भी बैंक है बेस्ट बैंक, ये एसबीआई के चेयरमैन थे जब ये अवार्ड लेने गए थे। अब हम एसबीआई की बात करेंगे, इसके नोटिफिकेशन की और रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताऊंगी रिक्रूटमेंट कब होगा, क्या होगा, कितना फीस लगेगा, ए टू जेड हम सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्कशन करने से पहले जनरली लोग बोलते हैं कि क्लर्कल है तो मैं सीधे ही जो है पीओ या फिर मैं सीधे ऑफिसर से ज्वाइन करूंगा। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी फ्रेंड्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँ कि अगर आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं या आप ऑफिसर ज्वाइन करते हैं जैसे पीओ, तो कितना डिफरेंस आता है। अगर मैं आपकी सैलरी की बात करूँ तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता सकती हूँ कि कितना आपको बेनिफिट सैलरी में होगा, ठीक है। तो क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी। ये 48-49 होता है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली जोड़ लीजिए तो 50 मान लीजिए, 50 के आसपास आपका सैलरी है। अगर मैं पीओ की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 74 के बीच में इनका सैलरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20,000 रुपये का डिफरेंस आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। प्लस जो आपके पीओस होते हैं उनको लीज की फैसिलिटी भी देता है बैंक। लीज फैसिलिटी में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जैसे मान लीजिए आप चेन्नई दिल्ली ऐसे सेंटर पे तो 20 से 25,000 तक बैंक आपको पे कर देता है एज ए लीज, ठीक है। तो ये जो लीज की सुविधा आपको बैंक देता है, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को दी जाती है जैसे पीओ। क्लर्क को ये सुविधा भी नहीं मिलती है। दो यहाँ पे डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं बेनिफिट की बात करूँ, अगर आप पीओ हैं तो अगर आप स्पेशली अगर आप मेल है तो आपको इंडिया में कहीं पे भी भेज दिया जा सकता है। मान लीजिए आपने दिल्ली से एग्जाम लिखा है तो आपको मुंबई भेज सकते हैं, ठीक है। यूपी किसी भी और स्टेट में आपको भेजा जा सकता है, किसी भी ब्रांच में, कोई गांव की ब्रांच कहीं पे भी आपको जाके काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप क्लर्क हैं तो उसी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका मान लीजिए खुद का घर है, वहां पे आप रहते हैं और आप सोचते हैं कि पास के पास कोई जॉब मिल जाए जहां पे ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो। मैं आपको स्ट्रेस के बारे में भी बताऊंगी अभी दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर मैं पता लग जाए कि ये जॉब कितनी जरूरी है तब हमारे लिए ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है उसको उसकी तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको पहले मोटिवेशन वाले फैक्टर्स बताऊंगी, फिर हम ये रिक्रूटमेंट की बात कर लेंगे। ये रिक्रूटमेंट की बात तो आपने बहुत सारे चैनल्स में और भी देख ली होगी। जो चीज आपने कहीं और नहीं देखी होगी वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ पर आपका खुद का भी घर है और वहाँ पे भी अगर आपको एज ए क्लर्क 50,000 तक की जॉब मिल जाए तो ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि आप क्लर्क है तो आप जिंदगी भर क्लर्क रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। आजकल क्या होता है कि अगर आप लोग मान लीजिए क्लर्क ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं जेआईबी और सीआईबी। उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपके 2 से 3 इंक्रीमेंट बढ़ जाते हैं। तो एक इंक्रीमेंट में आप 2,000 मान के चलिए, तो 3 इंक्रीमेंट में 5 से 6,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आपने एसबीआई, मैं आपको सब एसबीआई के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा एसबीआई का रिक्रूटमेंट निकला है क्लर्क का, ठीक है। तो अभी हम एसबीआई का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपने सीआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया फ्रेंड्स, तो 3 से 3.5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं स्केल 1, या जिसको आप बोल सकते हैं पीओ के इक्विवेलेंट। पीओ या बैंकों में ऐसे बोलते हैं स्केल 1 प्रमोशन, क्लर्क टू स्केल 1 प्रमोशन, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वो पेपर भी आपका इतना ही होता है, उसमें भी आपकी जो बैंकिंग की जो बेसिक चीजें हैं वो सब आती है। जितना मुश्किल आपका एक क्लर्क का और पीओ का एग्जाम है, इससे तो बहुत ही आसान होता है वो स्केल 1 प्रमोशन। प्लस वहां पे आपका ऐसे कॉम्पिटिशन, मतलब ऐसे भी आपको लिखना होता है और इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, ठीक है। इसके आधार पर आप स्केल 1 बन जाते हैं। तो आप जो कंपटीशन करते हैं ऑल ओवर इंडिया पीओ बन के, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप क्लर्क बन जाए तो 3 से 4 साल में आप जो है पीओ के बराबर यानी स्केल 1 बन सकते हैं। फिर स्केल 1 के बाद आपको 3.5 साल का वेट करना होता है, उसके बाद आप स्केल 2 बन जाते हैं। स्केल 1 की सैलरी तो मैंने आपको बताई ना, 75-76 के आसपास होती है। या आप अगर क्लर्क से अगर आपने ज्वाइन किया है तो 2-3 इंक्रीमेंट आपके एक्स्ट्रा होंगे। क्यों? क्योंकि हर साल भी आपका इंक्रीमेंट होता है। और वो इंक्रीमेंट कितना होता है, मान लीजिए आपका 50,000 के आसपास आपने ज्वाइन किया, हर साल आपका 1500 के आसपास या 2,000 के आसपास आपका हर साल बढ़ता है। ईयरली इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं। हर 5 साल में आपका बाइपेटेट सेटलमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट अलग होता है दोस्तों। हर साल 1500 से 2,000 बढ़ते हैं, वो इंक्रीमेंट अलग होता है। डी आपका हर क्वार्टरली बेसिस पे ऐड होता है। तो बड़ा बढ़ा के आपको 80 के आसपास सैलरी मिल जाएगी जब आप स्केल 1 बनते हैं क्लर्क से, ठीक है। 80 से 82,000। जब आप स्केल 1 से स्केल 2 बनते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर भी आप 4 से 5 हजार का डिफरेंस मान सकते हैं। स्केल 1 टू स्केल 2 4 से 5 हजार, स्केल 0 टू स्केल 1 20 से 25 हजार।
स्केल 2 टू स्केल 3 के लिए आप फिर से 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं और तब आपका अच्छा खासा 20,000 तक डिफरेंस आ जाता है। फिर स्केल 3 से स्केल 4 में भी आपका अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। तो कुल मिला के आप कुछ ही साल में, भले ही आप क्लर्कल ज्वाइन कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आपको क्लर्क का लग रहा है, कुछ ही साल में 10 से 12 साल में आप स्केल 3 स्केल 4 तक बन जाते हैं। स्केल 4 होती है चीफ मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई पर्सन अगर क्लर्क करके भी ज्वाइन हो रहा है तो उसको 8 से 10 साल में मौका मिल जाता है, अगर आप अच्छे से अपना हर बार जो भी आपका एग्जाम होता है उसके आप अगर एडवांस में तैयारी करें, जो भी चीज़ आप एडवांस में रेडी रहें, तो आप 10 से 12 साल के अंदर, या मैक्सिमम अगर आप हर बार प्रमोशन नहीं भी ले पाए तो 14 से 15 साल के अंदर, 12 से 14 साल के अंदर आप सीएम तक बन जाते हैं, ठीक है। और 18 से 20 साल के अंदर आप एजीएम, यानी जिसको बोलते हैं स्केल 5, स्केल 5 के पास इतनी पावर होती है कि वो 40 से 50 ब्रांचेस, जो आपकी 50 ब्रांचेस होती है ना, उनका कंट्रोलर होता है, उनको वो कंट्रोल करता है। और इसकी पावर आपको कब मिल जाती है? 15 से 20 साल के अंदर। मतलब एसबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपके पास ग्रोथ को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। स्ट्रेस होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रेस नहीं होगा, क्लर्कल की पोस्ट में आपको उतना स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ही आप ऑफिसर बन जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। बट अगर आप जो है अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड हैं, आप लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, और अभी आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फैमिली की अच्छी नहीं है, और आप लोग जानते भी कि बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल इन सब का तैयारी करते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि रिजल्ट आने में कई साल लग जाते हैं आपको, जिसकी वजह से आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। ऐसे में आपके लिए एसबीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एसबीआई क्लर्कल से आप ज्वाइन कीजिए। आपका फरवरी के आसपास में प्री होगा, और मार्च के आसपास में आपका मेंस होगा, 2-3 महीने में आपका रिजल्ट आएगा। सब कुछ ठीक रहा तो जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सोचिए 4-5 महीने में आपका सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। और जुलाई में अगर आपने जून में ज्वाइन किया तो उसी मंथ की हर महीने की 25 तारीख को आपको मालूम होगा बैंकों में सैलरी आती है, उसी महीने की 25 तारीख को आपको एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट 50,000 रुपये से या 48,000 रुपये से क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। टाइमिंग की मैं आपको बात कर देती हूँ। टाइमिंग आपको 9:45 के आसपास ब्रांच पहुंचना होता है, 9:45 टू 10 बजे तक आपको सब कुछ लॉग इन करके रेडी रहना होता है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर का टाइम 10 बजे होता है, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को आपका हॉलीडे रहता है बैंकों में, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे। और अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो बैंक में आपको साल भर में 30 से 33 के आसपास प्रिविलेज लीव मिलती है, पीएल इसको बोलते हैं। 12 के आसपास सीएल मिलती है, कैजुअल लीव बोलते हैं। और आपको 40-50 के आसपास आपको सिक लीव मिलती है, ठीक है। सिक लीव आपका हाफ पे रहता है, अगर आप एक सिक लीव में आपका हाफ डे ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके अदर बेनिफिट हो गए। इसके अलावा कोई भी हॉलीडे उसकी छुट्टी आपकी अलग से रहती है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह आप 9:45 तक जाएंगे, अगर आपकी नॉर्मल ब्रांच है तो क्लर्क का टाइमिंग 5:45 तक, वो एंट्री तो वैसे 5 बजे का ही रहता है कि 10 से 5 है, पर कुछ ब्रांचेस में काम करते करते 5:30, 5:45 ऐसे बच जाते हैं। तो फिर भी आप एक टाइम, अगर मैं आप एवरेज मान के चले तो 5:45, या बहुत ज़्यादा रश है ब्रांच में तो आपका 6 या 6:15 हो जाएगा। तो स्ट्रेस है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं है, पर अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने करियर को चाहते हैं, तो उस केस में एसबीआई आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस रहेगा, पर इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके प्रमोशन को लेके आप खुद से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। 10 से 15 साल के अंदर आप जो है 40 से 50 ब्रांचेस के हेड बन जाते हैं। सोचिए इतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। अगर आप अपनी फैमिली को लेके भी चलना चाहते हैं तो क्लर्कल एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी 50,000 से आसपास को आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको कहीं और इतना ज्यादा स्टार्टिंग में भी नहीं मिलता। और 4-5 महीना आपको अच्छे से मेहनत करनी, उसके आधार पे आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपके मोटिवेशन को लेके सारी बातें बता दी है, सारा कुछ मैंने आपको ए टू जेड बताया। कुछ भी आपका डाउट है बाद में भी कैसे भी, तो वो सभी मैं आपको बताते चलूंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, जो है आपका रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आप लोग पूरे ख्यालों की दुनिया में पहुंच चुके हैं, आपको पहली सैलरी का भी मैसेज आ चुका है, तो आप सोचिए कि कैसे उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक है। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 13 और 7 20 दिन का विंडो है, 20 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। लास्ट 2-3 दिन के भरोसे मत बैठिए दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना है तो टाइम पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट में कई बार सर्वर डाउन रहता है, तो फिर से आपको 1 साल का और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है बहुत सारी चीजें, इसमें 10 से 12 पेज है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताती चलूंगी। मार्च में आपका प्री होगा और अप्रैल में आपका मेंस हो जाएगा। यानी आपको जो तैयारी करनी है वो कब करनी है? तैयारी आपको करनी चाहिए कि प्री और मेंस की एक साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होता, 20 से 25 दिन का गैप होता है प्री और मेंस के बीच में, ठीक है। इसमें आपका प्री होता है और आपका मेंस होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। तो प्री और मेंस का रिजल्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाता है।
एक और बात है, यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट बोले तो जिस स्टेट में है उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने वो लैंग्वेज, मान लीजिए जिस स्टेट में आप है वहाँ की लैंग्वेज है हिंदी, और हिंदी अगर आपने 10th या 12th में पढ़ा है तो उस केस में आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो क्लर्क के केस में लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। अगर आपने जिस स्टेट के लिए लिखा है और वहाँ की लैंग्वेज आपकी जैसे इन्होंने देखिए साफ साफ आपको वैकेंसीज के साथ लैंग्वेज भी बताई कि अगर आप अहमदाबाद में जा रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अमरावती या आप आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, ये बैंकों के सर्कल है, ठीक है, इतने सर्कल है और इस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको सर्कल नहीं देखना फ्रेंड्स, आपको स्टेट देखना है, क्योंकि ये सर्कल बैंकों का इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, बल्कि हमारे अगर हम स्टेट की बात करें तो ये अलग अलग स्टेट है ना। तो आपको ये देखना है, ये आपको नहीं देखना, ये बैंकों का इंटरनल अपना सिस्टम है। तो स्टेट आपको देखने हैं कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा के लिए कर रहे हो तो हिंदी और पंजाबी इसमें से कोई भी आपका लैंग्वेज होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपने 10th में पढ़ी है, आपके पास 10th में हिंदी है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। लेकिन अगर आप हरियाणा से और आपकी 10th या 12th में आपने हिंदी लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं दिया, हिंदी का पेपर नहीं दिया, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना रहता है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। ये SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर जनरल करके टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दी है, ठीक है। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 1073 सबसे ज्यादा वैकेंसीज मेरे को यहीं पे मिल रही है। फिर आपका भोपाल 1317 वैकेंसीज है। और चेन्नई में भी आप देख सकते हैं वैकेंसीज। जयपुर, ये चेन्नई सर्कल है, चेन्नई सर्कल में आपका तमिलनाडु और पांडिचेरी दो अलग अलग स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी वैकेंसीज को जोड़ जाड़ के अगर हम एक नंबर बोलना चाहें तो ये है फ्रेंड्स टोटल, ठीक है। 13,735 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया, सारे स्टेट का मिला के 13,735। और ये जो टोटल वैकेंसीज है इसमें सारा कुछ है, OBC SC ST जनरल सभी कैटेगरी को मिला के जो है ये नंबर आया 13,735। तो इतनी वैकेंसीज के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे इसमें बोला गया है कि इसमें कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ में आपका प्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं आपको एवरेज बोलूँ तो 60 से 75 के बीच में, 60 70 75 80 डिपेंड करता है। हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे कुछ स्टेट आपके तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इनकी कट ऑफ काफी कम जाती है। अगर कुछ स्टेट है जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब की स्टेट जो कट ऑफ है थोड़ी ज्यादा जाती है। तो इनकी कट ऑफ अगर हम बात करें तो 80 से 85 के बीच में चली जाती है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा, गोवा की कट ऑफ बहुत कम गई थी 1-2 साल पहले। तो इनकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आपका 60 से 70 के बीच में, 60 से 80 के बीच में जाता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, क्योंकि वहां पे जो है कट ऑफ ज्यादा ही रहती है, 80 से 85 के बीच में रहती है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी ऑफ हम एज की बात करते हैं। ये जो एज लिमिट है फ्रेंड्स, ये आपका 1 अप्रैल 2024 को है। इस डेट पे आपका एज कितना है? नॉट बिलो 20, 20 से कम भी नहीं होना चाहिए, 28 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2024। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2024 में आपका एज 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप SC ST के तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, अगर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं तो उसमें कुछ जनरल में है तो 10 साल का, SC ST में 15 साल का और OBC में तो 13 साल का। तो इस तरह से अलग से आपको डिस्काउंट या अलग से जो है आपको रिलैक्सेशन दी गई है। फिर आगे है आपका कि देखिए, आपने जो भी अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, बाद में उसके बाद आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे जनरल हो, SC ST, उसको आपको सही फिल करना है। बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगी दोस्तों, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2024 को लेके है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। पहले क्या था, कुछ साल पहले तक, मतलब 8-10 साल पहले, अगर आपने 12th भी की है तो आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे सकते हो, बट उसको चेंज किया गया 2014 के बाद से। आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है अगर आप एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट। और जो अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज के फाइनल ईयर में, आपका ग्रेजुएशन अभी नहीं आया है, तो ये देखिए, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, मान लीजिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक या 4th ईयर में, या BCA कर रहे हैं तो 3rd ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है अपनी ग्रेजुएशन के, मे ऑल्सो अप्लाई। आप चाहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या लागू होगी कि अगर आप सेलेक्ट हो गए, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। तो आपका जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आएगा,
तो जो आप अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट दे रहे हैं, पास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसमें जो डेट है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले की डेट होनी चाहिए। ये बात आपको नोट करना है। तो ये जो पॉइंट है ये नोट करने वाला 31 दिसंबर 2024। आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 तक आ गया, उससे पहले आ गया, ऑन और बिफोर इस डेट पे भी आ गया तो चलेगा, इससे एक दिन पहले आ गया तो चलेगा, इसके बाद आएगा तो नहीं चलेगा। तो ये देख लेना कि रिजल्ट कब आ रहा है, उस हिसाब से जो भी आपके पास मार्कशीट होगी उस आधार पर डिसाइड किया जाएगा। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, फाइनल आपका जो रिजल्ट मिलेगा ना, फाइनल मार्कशीट, उसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले तक होनी चाहिए। फिर बोला गया कि रिजर्वेशंस का आप देख सकते हैं कि अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो 4% उनको अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे इन्होंने आपको लैंग्वेज भी बताया कि क्या क्या आपका रहेगा। तो अगर आपका जो प्री का एग्जाम रहेगा दोस्तों, मतलब दो फेजेस में होगा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें आपके 3 एग्जाम होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, एबिलिटी और आपका रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल्स में आपका मैथ्स आएगा, क्वांट आप बोल सकते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टाइमिंग भी बताया यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की सेशनल कट ऑफ है। पहले ये नहीं था, 7-8 साल से ये भी आपका आ गया, पहले ये नहीं हुआ करता था। अब क्या है, इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको 20 मिनट मिलेंगे, तो 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए भी 20 क्वेश्चन, तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें आपकी कट ऑफ कम से कम, अगर आप दिल्ली यूपी में, तो 84-85 आनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप तमिलनाडु, गोवा ऐसे स्टेट में, तो 60-65 में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग है और हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ भी। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क होता है, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स होगा। 1/4 आपका मार्क कट जाएगा अगर आपने नेगेटिव मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग में 1/4 आपके मार्क रिड्यूस हो जाएंगे। प्री के बाद 1 महीने या 20 दिन बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यहाँ भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, 35 मिनट में आपको करने होंगे। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन 40 मिनट के, 35 मिनट मिलेगा। क्वांट यानी मैथ्स के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और आपको 45 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल आपका जो मेंस है उसमें आपको 190 क्वेश्चन 200 नंबर के करने होते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे भी वही आपका, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो कि है 1/4। ठीक है, तो अगर आप एक सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो ये एक तो नहीं मिलेगा, ऊपर से 0.25 मार्क्स और कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे प्री और मेंस के एग्जाम को लेके हो गई है। अगर आप लैंग्वेज देखना चाहें कि किस में हम लिख सकते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू लैंग्वेज आपको बता रखी कि कौन कौन से स्टेट में आप कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हिंदी कंफर्टेबल होता है, तो ऑलमोस्ट मुझे सारे स्टेट में हिंदी तो कॉमन दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप बोलना चाहे तो इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही होता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु उर्दू भाषा में भी आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पंजाबी का ऑप्शन, सॉरी चंडीगढ़ में पंजाबी का ऑप्शन रहता है। जम्मू कश्मीर में उर्दू। तो आपको इन लैंग्वेज में मिल जाता है ऑप्शन। लोकल लैंग्वेज भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने 10th और 12th में उसको नहीं पढ़ा होगा। अगर आपके पास 10th या 12th में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, मान लीजिए कहीं पे आपको बोला है बंगाली, तो आप वेस्ट बंगाल में है और शायद आपका बंगाली करके एक सब्जेक्ट है 10th या 12th में, तो उस केस में आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी कौन से टाइम पे होगा, तो फैब 2025 के टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्री का एग्जाम होगा। नो चेंज इन रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप डेट, कोई सेशन, कोई टाइमिंग या एग्जामिनेशन सेंटर बदलना चाहे तो इसको लेके कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। कॉल लेटर जो है, विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। मतलब कॉल लेटर आपको मिलेगा, आप अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो कॉल लेटर होगा उस पर स्टैंप होनी चाहिए। जहां भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, वहां पे आपकी स्टैंप होनी चाहिए। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलोंग विद स्टैम्प्ड सेफली। तो जब आप प्री देने गए, वहां पे आपको कॉल लेटर आप लेके गए थे ना, कॉल लेटर आपका डाउनलोड होता है जनरली 15-20 दिन पहले, एग्जाम से पहले। तो उन्होंने अपनी स्टैंप लगाई होगी, स्टैंप लगा के आपका जिम्मेदारी है कि उस कॉल लेटर को संभाल के अपने पास रखना आपको। ठीक है, दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जाम, जब आप मान लीजिए प्री आपका क्लियर हो गया, आप मेन्स के लिए जा रहे हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलोंग विद मेन कॉल लेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है
कि जब आप प्री दोगे, प्री का आप कॉल लेटर लेके जाओगे एग्जाम सेंटर, वो आपका सील लगा के देगा, सील और स्टैंप लगा के देगा। उसके बाद उसको अपने पास आपको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो जब आप मेंस एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम पे आपको प्री का कॉल लेटर लेके जाना पड़ेगा अलोंग विद मेन का तो लेके जाना है, उस टाइम पे भी प्री का कॉल लेटर जिसपे स्टैंप और साइन लगी होगी वो लेके आपको जाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ आपको अपनी 2 अलग से फ़ोटो लेके आनी होती है। एक तो आपने कॉल लेटर पे अपनी फ़ोटो पेस्ट की होगी, उसके अलावा 2-3 फ़ोटोज़ आपको अलग से भी लेके आनी होती है। देखिए, कैंडिडेट रिपोर्टिंग, अगर आप बिना फ़ोटो के, आपके कॉल लेटर पे फ़ोटो नहीं होगी या 2 एडिशनल फ़ोटो लेके आप नहीं आओगे, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एडवाइस तो ये क्या करते हैं कि 8 कॉपीज़ अपने पास रख लीजिए। जो आपकी फ़ोटो है ना, उसकी कॉपी आप रख लीजिए, कभी भी कहीं भी काम आ सकती है। पे स्केल आपका बता रखा है फ्रेंड्स, 24050, 1340 के 3 इंक्रीमेंट होते हैं। फिर इतना बढ़ जाएगा, 1650 के 3 इंक्रीमेंट होते हैं। ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल जानना चाहें कि कितना हमें मिलेगा, तो देखिए, जो टोटल पेमेंट है जोड़ जाड़ के आपको 46 के आसपास मिल जाएगा, डीए को मिला के, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था 46 से 48 या 50, तो उसी रेंज में आपको ये मिल जाएगा। तो 46 से 50 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड रहता है, जब आप ज्वाइन करोगे तो 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आपको कंफर्म जो है घोषित कर दिया जाएगा, अगर आपने सब कुछ काम सही तरह से किया है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो किसी किसी केस में प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी दी जाती है। एग्जाम होने से 10 दिन पहले जो है ट्रेनिंग दी जाती है, पर इसके लिए भी सभी लोग एलिजिबल नहीं होते। जैसे SC ST, उनको ये सुविधा मिलती है। मेन एग्जाम ट्रेनिंग भी 10 दिन पहले दी जाती है, इसके लिए भी सभी लोग एलिजिबल नहीं होते। फिर से वही लाइन रिपीट किया गया, अगर कोई पर्सन बिना फोटो के आया तो उसको जो है एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर, ना तो प्री ना ही मेंस का कोई भी कॉल लेटर आपके एड्रेस पे नहीं भेजा जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि कोई हार्ड कॉपी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपनी फोटो पेस्ट करके तब लेके जाना होता है, ठीक है? आइडेंटिटी प्रूफ, तो जब आप एग्जाम लेने जाओगे तो आप तो कॉल लेटर तो लेके जाओगे, उसके साथ आपको क्या चाहिए, ठीक है? एक आपको अपना पासपोर्ट है, आधार है, पेन है, तो बेटर है अपना आधार कार्ड या पेन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब अपने पास रखना। इसका एक जेरोक्स भी आपको करा के रखना, और ओरिजिनल भी आपको रख के लेके जाना चाहिए। तो आपको एग्जाम सेंटर पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम में बैठने से मना कर दिया जाए, ठीक है? तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या इस तरह की जो चीजें हैं आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होती। तो अपने साथ मोबाइल फोन, कोई पेज, कोई कैलकुलेटर, कुछ भी और डिवाइस लेके आप नहीं जा सकते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है? एग्जामिनेशन फीस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। SC ST, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ट है तो उस केस में कोई भी फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल जनरल कास्ट, OBC या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो 750 का आपका फी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? और आपने एक बार फी पे कर दिया तो आप वापस नहीं मांग सकते, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा वेबसाइट बताया, यहाँ पे आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर इन्होंने नीचे आपको गाइडलाइंस भी बता रखी है कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म फिल करना चाहिए। इसको भी आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी इन्होंने बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स हो जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, ये आपके सेंटर्स के नाम है। इन सेंटर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एरियाज देख के, ठीक है? ये जो सर्कुलर है इसका कॉपी मैं आपको अटैचमेंट में दे दूंगी, और आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से जगह पे आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर के भी ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ आपको आइडिया लग चुका होगा कि SBI क्लर्कल के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और क्यों हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी जो आपके स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में मैंने आपको बताया कि आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और भी जॉब्स है बहुत सारी, पर एक होता है ना बहुत जल्दी क्विकली अगर आपको कोई जॉब चाहिए, तो SBI क्लर्क एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके पास। कोई जॉब नहीं है, घर में पैसों को लेके बहुत तंगी है, ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि कोई जॉब नहीं है, आपने क्यों ग्रेजुएशन किया, इतने खर्चे क्यों किए। तो इस तरीके की स्ट्रेस भरी लाइफ से अगर निकलना है तो SBI क्लर्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और भी लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत बार आपने सुना होगा SBI क्लर्क में बहुत स्ट्रेस है, SBI में बहुत क्लर्क स्ट्रेस, आप मत जाइए मत जाइए ऐसे करके बोलते हैं। बट आपको जो घर पे स्ट्रेस है उसके मुकाबले ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो, ठीक है? आपको घर में कितना स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, उसका कंपैरिजन करें तो शायद आपके घर का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। आपके पास ग्रेजुएशन आपने की, आपको सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी आपके पास जॉब नहीं है, कोई आपके पास इनकम नहीं है, तो वो जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है बैंकों की जॉब से। अगर अभी तो हम बात कर रहे हैं क्लर्क की, तो क्लर्क में उतना स्ट्रेस नहीं कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ। ऑफिसर में स्ट्रेस है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट क्लर्क में इतना स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है।
पुलिस बनते वहाँ पे भी आपका स्ट्रेस है। डॉक्टर्स का आप देखिए कितना स्ट्रेस है। कोई भी आप प्रोफेशन देखिए जहाँ पे स्ट्रेस आपको नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर्स में कोई टाइमिंग नहीं है, फिक्स नहीं है कि किस टाइम तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इतनी सारी नाइट शिफ्ट उनको करनी होती है। पुलिस में स्ट्रेस है, टीचर में भी स्ट्रेस है। एक बार में आपको 30 से 40 बच्चों को संभालना होता है, ठीक है। और आजकल तो पॉलिसीज भी टीचर को लेके आई है, आप बच्चों को कुछ भी टच नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डांट नहीं सकते ज़्यादा। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बैंक में रश होता है, बट टीचर जिसको एक बार में 30 से 40 बच्चे संभालने होते हैं, तो आपको एट अ टाइम तो एक ही कस्टमर मिलेगा ना। आपके काउंटर पे मान लीजिए बहुत लंबी लाइन है, तो आपके काउंटर में एक बार में तो एक ही कस्टमर पे आपको डील करना है ना, तो दिन भर में ऐसा करके हो जाता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। ओके दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको सभी जो आपके सब्जेक्ट्स जैसे रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, सबको लेके, इंग्लिश हो गया, सबको लेके आपको वीडियोस आने वाले टाइम में मिलने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको मोटिवेशन फैक्टर बताया कि क्यों आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।